2015 के सितंबर महीने की एक शांत सुबह थी जब इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर के एक आम से मोहल्ले की नींद अचानक आधी रात को टूट गई। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अचानक उस सन्नाटे को कुछ तेज और डरावनी चीखें चीरती हुई गूंजने लगी। वो चीखें इतनी भयानक थी कि लोग डर और हैरानी में अपने घरों की खिड़कियों से झांकने लगे कि आखिर हुआ क्या है। जो उन्होंने देखा वो किसी डरावने फिल्म के सीन से कम नहीं था। एक आदमी लड़खड़ाता हुआ बाहर की ओर आ रहा था, सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए। उसकी हालत बहुत ही अजीब लग रही थी। पहले तो लोगों को लगा कि उसके शरीर पर कीचड़ या मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि उसका पूरा बदन गंदा सा और धुंधला लग रहा था। लेकिन जल्दी ही ये बात सामने आई कि वो मिट्टी या कीचड़ नहीं था, बल्कि कुछ और था, शायद खून या किसी और चीज के निशान। जैसे ही मोहल्ले के लोग उस घबराए हुए आदमी की मदद के लिए दौड़े, उन्हें शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी ये जानने में कि जो उसके शरीर पर काली काली चीजें दिख रही थी वो कीचड़ या मिट्टी नहीं थी। हकीकत सामने आते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो काली परत असल में उसकी अपनी त्वचा थी, जो धीरे धीरे पिघल रही थी, जैसे गीले टिश्यू पेपर को निचोड़ा गया हो। वो आदमी दर्द से तड़प रहा था, मदद की भीख मांग रहा था, और उसकी हालत ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी टूट जाए। उसकी त्वचा के टुकड़े एक एक करके गिरते जा रहे थे और उसके मुंह से बस चीखें और कराहें निकल रही थी। उसकी यातना इतनी भयानक थी कि जो भी वहां था उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदद कैसे करे। लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उस हालत में कुछ भी कर पाना मुश्किल था। थोड़ी देर में पैरामेडिक्स यानी मेडिकल इमरजेंसी टीम आ पहुंची, पर उन्होंने भी जब उसकी हालत देखी तो हैरान रह गए। ऐसा दर्दनाक और भयानक सीन उन्होंने भी शायद ही पहले कभी देखा होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ये तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर यह केस एक ऐसी खौफनाक सच्चाई को उजागर करने वाला था जो दिखाता है कि इंसान की क्रूरता किस हद तक जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें, और अगर आपको ऐसे ही क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर शेयर करें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मार्क वैन डोंगन एक डच नागरिक था जिसका जन्म और पालन पोषण नेदरलैंड्स में हुआ था। उसके पिता का नाम कॉर्नेलियस वैन डोंगन था, जिन्हें लोग प्यार से उनके डच निकनेम कीस से बुलाते थे। कीस ने अपने बेटे मार्क को एक दयालु, समझदार और एम्पैथेटिक बच्चा बताया। बचपन से ही मार्क में दया और दूसरों की परवाह की भावना साफ दिखती थी। वो अक्सर खेलते समय अपने दोस्तों से मार्बल्स जीतने के बाद उन्हें वापस लौटा देता था, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला बुरा महसूस न करे। उसका दिल बहुत नरम था और वो चाहता था कि किसी को भी उसकी वजह से दुख न पहुंचे। बड़े होकर मार्क ने कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसमें उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वो शुरू से ही एम्बिशियस था और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, चाहे वो पढ़ाई हो या प्रोफेशनल कैरियर। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क नेदरलैंड्स छोड़कर यूनाइटेड किंगडम के ब्रिस्टल्स में आ गया। वहाँ उसने न सिर्फ आगे की पढ़ाई शुरू की, बल्कि अपने फील्ड में काम की तलाश भी शुरू कर दी। ब्रिस्टल जाना उसके लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा नया चैप्टर जहाँ वो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता था। मार्क की जिंदगी के इसी नए चैप्टर के दौरान उसकी मुलाकात हुई बर्लिना वालस से, जो कि साउथ अफ्रीका की रहने वाली एक फैशन स्टूडेंट थी और उम्र में मार्क से करीब 20 साल बड़ी थी। मार्क और बर्लिना की मुलाकात साल 2010 में हुई और शुरुआत में उनका रिश्ता बहुत अच्छा और वादों से भरा लग रहा था। दोनों जल्द ही एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। कुछ ही समय में उन्होंने साथ रहना शुरू कर दिया और ऐसा लगने लगा कि ये जोड़ी मिलकर अपना भविष्य बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मार्क इस रिश्ते से बहुत खुश था। उसने बर्लिना को इमोशनल और फाइनेंशियल यानी आर्थिक रूप से भी सपोर्ट किया। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। समय के साथ बर्लिना का व्यवहार बदलने लगा। वो जल्दी गुस्सा होने लगी और बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। वो धीरे धीरे मार्क की जिंदगी पर हावी होने लगी। मार्क के दोस्तों और परिवार ने भी इसमें बदलाव देखा। वे परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने बर्लिना को कई बार गुस्से में झगड़ते और भावनाओं का इस्तेमाल करके मार्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए देखा। उनके झगड़े अब अक्सर और तेज होने लगे थे। बर्लिना मार्क की जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले पर कंट्रोल करना चाहती थी। वो क्या पहनेगा, किससे बात करेगा, कहाँ जाएगा, हर चीज में इंटरफेयर करने लगी थी। मार्क के दोस्तों को अब साफ साफ हिंसा के निशान दिखने लगे थे। उसके शरीर पर नाखूनों के खरोंच थे और फिर उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। एक बार जब मार्क सो रहा था तब बर्लिना ने उस पर उबलता हुआ पानी डाल दिया था। जब मार्क इलाज कराने डॉक्टर के पास गया तो उसने उन्हें झूठ बोल दिया। उसने कहा कि गलती से चाय गिर गई थी ताकि बर्लिना का नाम ना आए। लेकिन अकेले में अपने दोस्तों को उसने सच बताया कि बर्लिना ने उसे कई बार चोट पहुंचाई है या डराया धमकाया है। जब भी मार्क उसे छोड़ने की कोशिश करता, बर्लिना इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती।
वो रोती, कहती कि अगर मार्क उसे छोड़ देगा तो वो खुद को नुकसान पहुंचा देगी। इस वजह से मार्क बहुत कंफ्यूज्ड और फंसा हुआ महसूस करता था। एक तरफ वो इस रिश्ते से निकलना चाहता था और दूसरी तरफ उसे बर्लिना की चिंता होती थी। ऐसे ही परेशानियों में उसने 5 साल बिता दिए। 5 साल तक वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहा जहां हर दिन उसके लिए तकलीफ भरा था। फिर आया अगस्त 2015। अब मार्क पूरी तरह टूट चुका था। वो अब और सहन करने की हालत में नहीं था। आखिरकार मार्क ने फैसला कर लिया कि अब और नहीं, उसे बर्लिना से रिश्ता खत्म करना ही होगा। वो एक नई शुरुआत चाहता था, एक ऐसा जीवन जिसमें डर, झगड़े और तकलीफ न हो। इसी दौरान उसकी ऑनलाइन मुलाकात हुई एक नई लड़की से जिसका नाम था वायलेट फार्करसन। धीरे धीरे दोनों के बीच नई रिलेशनशिप शुरू हो गई, लेकिन बर्लिना ने मार्क को इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। उसने मार्क को एक के बाद एक इमोशनल टेक्स्ट मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए, जिनमें वो कभी इमोशनल होकर दुख भरी और कभी धमकी भरी बातें भेजती थी, जैसे वो जबरदस्ती उसे अपने इमोशनल जाल में फिर से फंसाना चाहती हो। मार्क ने फिर भी शांति बनाए रखने की कोशिश की। उसने बर्लिना से कहा कि वो ब्रेकअप के बाद भी उसे पैसे से सपोर्ट करता रहेगा, बस इसलिए ताकि वो और बुरी हालत में ना पहुंच जाए। लेकिन बर्लिना की हालत और बिगड़ती चली गई। उसका गुस्सा अब एक खतरनाक जेलेसी में बदल चुका था और फिर उस जेलेसी ने ऑब्सेशन का रूप ले लिया। अब बर्लिना ने मार्क का छुप छुप कर पीछा करना शुरू कर दिया। वो अब ना सिर्फ मार्क को बल्कि उसकी नई गर्लफ्रेंड वायलेट को भी परेशान करने लगी। वो बार बार साइलेंट फोन कॉल्स करती। फोन उठाने पर कोई आवाज नहीं आती, लेकिन कॉल बार बार आती रहती। मार्क ने अपने दोस्तों और परिवार को बताया था कि अब वो बर्लिना से डरने लगा है, खासकर तब जब बर्लिना ने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। एक दोस्त ने तो ये तक बताया कि बर्लिना ने कहा था कि वो खुद को चोट पहुंचाकर ऐसा दिखाएगी जैसे मार्क ने उसे नुकसान पहुंचाया हो, यानी सीधे शब्दों में वो मार्क को फंसाने की धमकी दे रही थी। मार्क ने अपने पिता और दोस्तों को ये भी बताया कि वो बर्लिना से बहुत डरता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी लगता था कि उसे समय समय पर बर्लिना की हालत देखनी चाहिए, शायद इंसानियत की वजह से या शायद इसलिए कि वो नहीं चाहता कि कुछ बुरा हो। फिर आया सितंबर 2015, जब मार्क ने सोचा कि अब इस रिश्ते को अच्छे तरीके से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। उसने फैसला किया कि वो बर्लिना के फ्लैट पर एक आखिरी बार मिलने जाएगा ताकि सारी बातें शांति से खत्म हो जाए। मार्क ने अपनी नई गर्लफ्रेंड वायलेट को भी सब बता दिया। उसने साफ कहा कि अब वो बर्लिना से हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ने जा रहा है। उस रात लगभग रात के 10 बजे मार्क बर्लिना के फ्लैट की ओर रवाना हुआ, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, बातचीत जल्द ही गर्मा गर्म बहस में बदल गई। बर्लिना किसी भी हाल में ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि मार्क अब उसे छोड़ चुका है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। वो अब भी जिद में थी कि उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, भले ही मार्क उसे साफ साफ कह चुका था। मार्क की नई गर्लफ्रेंड वायलेट के मुताबिक उस रात बर्लिना ने मार्क से कहा था कि वो होटल में जाकर रात गुजारेगी क्योंकि उसे अकेला रहना था, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टा। मार्क ने बर्लिना की बात मान ली और खुद उसके फ्लैट में रुक गया, और सिर्फ फ्लैट में ही नहीं बल्कि उसके साथ उसी बिस्तर पर सो भी गया। ये सुनकर वायलेट को भी बहुत अजीब लगा, क्योंकि अगर बर्लिना को होटल जाना था तो फिर वो घर में क्यों रही, और मार्क ने क्या वायलेट से झूठ कहा था? सवाल कहीं थे, लेकिन उस रात जो असली कहानी बनी वो बहुत ही डरावनी थी। रात के करीब 3 बजे जब मार्क अपने बॉक्सर शॉर्ट्स पहनकर गहरी नींद में था, तभी बर्लिना ने उसे जोर से हिलाकर जगाया। मार्क घबरा कर उठा और बर्लिना ने उससे सीधा कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकती तो फिर तुम्हें और कोई और भी नहीं पा सकता। और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने तेजाब का पूरा मग मार्क के चेहरे पर फेंक दिया और फिर उसके शरीर पर भी डाल दिया। तेजाब ने फौरन ही अपना असर दिखाया। उसकी चमड़ी जलने लगी, मांस गलने लगा और भयानक जलन होने लगी। मार्क ने चीखना शुरू कर दिया। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी आवाज सुनकर कोई भी कांप जाए। वो बिस्तर से गिर पड़ा और तड़पते हुए बाहर भागने की कोशिश करने लगा। उसके पूरे शरीर पर तेजाब था, चेहरा, सीना, हाथ पैर हर जगह जलने लगा। मार्क की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वो बर्लिना के फ्लैट से बाहर भागा और सड़क पर आ गया। उसकी त्वचा जगह जगह से गलकर नीचे गिर रही थी और वो दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसकी चीखों ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया और आसपास के पड़ोसी जागकर खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। शुरुआत में कुछ लोगों को लगा कि ये कोई मजाक या प्रैंक हो रहा है। एक पड़ोसी को तो ऐसा लगा कि शायद कोई लोमड़ी जोर जोर से रो रहा है, इसलिए वो गोल्फ क्लब लेकर बाहर निकल आया। दूसरे पड़ोसी को पहली नजर में लगा कि शायद मार्क के ऊपर कीचड़ या मिट्टी लगी हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, सच्चाई देखकर उनके होश उड़ गए। ये कीचड़ नहीं था, बल्कि उसके शरीर की त्वचा थी जो पिघल कर गिर रही थी। अब सबको समझ आ चुका था कि यह कोई मजाक नहीं है।
सामने एक इंसान अपनी जिंदगी की सबसे भयानक हालत में था, चीख रहा था, तड़प रहा था। पड़ोसी फौरन उसे पास के एक फ्लैट में ले गए और ठंडे पानी से नहलाना शुरू किया ताकि उसके जलते शरीर को थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तेजाब ने अपना काम कर दिया था। जब एम्बुलेंस और पैरामेडिक्स पहुंचे तब तक मार्क की हालत बहुत सीरियस हो चुकी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, वो अंधा हो चुका था और दर्द में इतना था कि उसकी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक पैरामेडिक ने जब मार्क की आंखों की हालत देखी तो उसका दिल दहल गया। मार्क की बाईं आंख की पुतली पूरी तरह से पिघल चुकी थी। पैरामेडिक्स को साफ समझ आ गया था कि यह मामूली हमला नहीं था, बल्कि एक बेहद खतरनाक और जानलेवा तेजाबी हमला था। मार्क का चेहरा और ऊपरी शरीर गहरे केमिकल बर्न से बुरी तरह झुलस चुके थे। तेजाब ने उसकी त्वचा और मांस को अंदर तक जला डाला था, इतना कि कुछ जगहों पर हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। वो इतनी भयानक तकलीफ में था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आवाज टूटी फूटी, धीमी और कराहती हुई थी और सांस लेना भी उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। उसका शरीर झटकों में था और तेजाब के अवशेष अभी भी उसकी चमड़ी से चिपके हुए थे, जो हर बीतते सेकंड के साथ और गहरा असर कर रहे थे। उसके लिए ये दर्द किसी नर्क से कम नहीं था। इतने दर्द के बीच भी मार्क ने पूरी हिम्मत जुटाकर अपने हमलावर का नाम लिया। उसने बताया कि उस पर तेजाब फेंकने वाली कोई और नहीं बल्कि बर्लिना थी, वही औरत जिससे वो रिश्ता खत्म करने की कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने पैरामेडिक्स से यह भी कहा कि वो लोग जाकर उसकी नई गर्लफ्रेंड वायलेट की खबर लें। उसे डर था कि कहीं बर्लिना ने उस पर भी हमला न कर दिया हो। लेकिन जब पैरामेडिक्स की टीम ने जांच पड़ताल की तो सामने आया कि वायलेट पूरी तरह सुरक्षित थी, उस पर कोई हमला नहीं हुआ था। असल में जब मार्क दर्द से तड़पता हुआ गली में चीख रहा था, बर्लिना उसी वक्त अपने फ्लैट में एकदम शांति से बैठी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके चेहरे पर न कोई डर था न पछतावा। पूरा मोहल्ला मार्क की भयानक चीखों से गूंज उठा था, लेकिन बर्लिना एक बार भी मदद के लिए बाहर नहीं आई, न किसी को बुलाया। मदद मांगने की बजाय उसने फोन उठाया और एक दोस्त को कॉल किया। उसकी आवाज में न कोई घबराहट थी और न ही कोई शर्म। उधर पैरामेडिक्स की टीम तेजी से काम कर रही थी। उन्होंने मार्क को ऑक्सीजन देना शुरू किया ताकि उसकी मुश्किल सांसें थोड़ी नॉर्मल हो सके। दर्द को कम करने के लिए फौरन पेन रिलीफ दिए गए। उनका पहला मकसद था उसे स्टेबलाइज करना ताकि वो ज्यादा क्रिटिकल न हो जाए। फिर उसे फौरन एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया। मार्क के शरीर से अभी भी तेजाब की जलन की बदबू आ रही थी और उसका चेहरा पहचान पाना भी मुश्किल था। उसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली, उन्होंने फौरन पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की और पड़ोसियों ने बिना देर किए ये साफ बता दिया कि मार्क ने खुद बताया था कि उस पर तेजाब फेंकने वाली बर्लिना थी। मार्क की हालत और उसने जो बातें पैरामेडिक्स को बताई थी, वो सब मिलाकर पुलिस को अब कोई शक नहीं रहा कि मामला बहुत सीरियस है। उन्हें अब एक पल की भी देरी न करके एक्शन लेना पड़ा। पुलिस सीधे बर्लिना के फ्लैट पहुंची। दरवाजा खोलते ही जो नजारा उन्हें दिखा वो चौंकाने वाला था। बर्लिना एकदम शांत बैठी थी, सोफे पर टिक कर, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बाहर मोहल्ले में अफरा तफरी मची हुई थी। एम्बुलेंस और पुलिस की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन अंदर बैठी बर्लिना के चेहरे पर न कोई तनाव था न अफसोस। उसने न तो किसी की मदद की कोशिश की और न ही खुद पर हुए इल्जाम से घबराई। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो चुपचाप बैठ रही थी। पुलिस अफसरों ने उसका ये अजीब सा बर्ताव नोट किया। जैसे ही उन्होंने शुरुआती पूछताछ पूरी की, उसे हिरासत में ले लिया गया। गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के शक में उसकी गिरफ्तारी हुई। उसी वक्त पुलिस की दूसरी टीम उसके फ्लैट की तलाशी लेने लगी। तभी उन्हें वो तेजाब की बोतल मिल गई, वही बोतल जिससे हमला किया गया था। बोतल के ऊपर से ओरिजिनल लेबल को हटा दिया गया था। यह साफ इशारा था कि बर्लिना ने जानबूझकर उस तेजाब की पहचान छिपाने की कोशिश की थी। अब पुलिस के पास सबूत भी थे और आरोपी भी। पुलिस ने बर्लिना को गिरफ्तार करने के बाद सिर्फ उसके फ्लैट की तलाशी ही नहीं ली, बल्कि उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह भी जब्त कर लिए। उम्मीद थी कि शायद इन डिवाइसेस में कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे साबित हो सके कि यह हमला प्लान किया गया था, यानी प्रीमेडिटेटेड था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बर्लिना का रवैया अब भी पहले जैसा ठंडा और बेपरवाह बना रहा। ना कोई घबराहट, ना पछतावा, जैसे उसने कोई मामूली सा चीज किया हो। जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसने पूरी तरह इनकार कर दिया। बर्लिना ने कहा कि उसे लगा कि उस बोतल में पानी था, एसिड नहीं। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में मार्क की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। ट्रॉमा टीम ने देखा कि उसके शरीर का लगभग 25% हिस्सा बुरी तरह जल चुका था और कई जगहों पर जो मांस नजर आ रहा था वो अब काला पड़ने लगा था, यानी टिश्यू नेक्रोसिस शुरू हो चुकी थी। डॉक्टरों ने फौरन फैसला लिया कि अब उन्हें मार्क को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि इंड्यूस्ड कोमा में डालना पड़ा, यानी दवाइयों के जरिए उसे मेडिकली बेहोश किया गया ताकि उसका शरीर इस भारी ट्रॉमा से थोड़ा उभर सके और हीलिंग शुरू हो।
मार्क की हालत आईसीयू में लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों को सबसे ज्यादा चिंता उसकी बाईं टांग को लेकर हो रही थी। एसिड के असर से वहां का ब्लड सर्कुलेशन बहुत खराब हो चुका था और अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो गैंग्रेन का खतरा था, यानी टिश्यू पूरी तरह मर सकते थे। उधर पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी थी। जैसे जैसे सबूत इकट्ठा होते गए वैसे वैसे एक डरावनी सच्चाई सामने आने लगी। यह हमला कोई गुस्से में किया गया अचानक फैसला नहीं था, बल्कि कई हफ्तों से सोची समझी और प्लान की गई साजिश थी। जांच अधिकारियों ने मार्क के दोस्तों और परिवार वालों से बातचीत की। उन सब ने एक जैसी बात बताई कि बर्लिना पिछले कई महीनों से मार्क के साथ बहुत मैनिपुलेटिव और कंट्रोलिंग बर्ताव कर रही थी। कुछ दोस्तों ने बताया कि कैसे बर्लिना ने पहले भी मार्क को नुकसान पहुंचाया था, जैसे सोते वक्त उस पर उबलता हुआ पानी डालना और फिर जबरदस्ती उसे ये कहने के लिए मजबूर करना कि ये सब एक एक्सीडेंट था। बातचीत और बयानों से धीरे धीरे एक खौफनाक तस्वीर सामने आने लगी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें धीरे धीरे वायलेंस, डर और मानसिक टॉर्चर बढ़ता गया और अंत में वही जहर इस एसिड अटैक की शक्ल में फूट पड़ा। पुलिस की जांच में बर्लिना के बारे में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। उन्हें पता चला कि बर्लिना ने कई बार अपने थेरेपिस्ट और नर्सों को खुद ये बताई थी कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और ये गुस्सा उसके बचपन यानी टीनेज उम्र से ही है। एक बार एक साइकेट्रिक नर्स को उसने कहा था कि जब कोई उसे कुछ गलत बोल देता है तो उसके शरीर में जैसे एड्रेनलिन दौड़ने लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो सब कुछ तोड़ फोड़ सकती है। उसे अंदर से सब कुछ बर्बाद करने का मन करता है। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि 2 सितंबर को बर्लिना ने अमेज़न से बहुत ही तेज 98% कॉन्सेंट्रेशन वाला सल्फ्यूरिक एसिड मंगवाया था। इस एसिड की बोतल पर एक चेतावनी यानी वार्निंग वाला लेबल भी था, जिसमें साफ लिखा था कि ये एसिड त्वचा जलाता है और आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बर्लिना ने वो वार्निंग वाला लेबल हटा दिया ताकि किसी को ये न पता चले कि बोतल में एसिड है। इससे ये साफ हो गया कि बर्लिना ने यह सब एकदम सोच समझकर पहले से प्लान किया था। ये कोई गुस्से में अचानक किया गया काम नहीं था। वो पहले से ही सब कुछ प्लान करके चुपचाप तैयारियां कर रही थी और इसका इरादा था मार्क को बहुत दर्द और तकलीफ देना। पुलिस ने यह भी बताया कि बर्लिना ने उस बोतल से लेबल इसलिए हटाया था ताकि कोई ये पहचान न सके कि उसमें क्या है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल कलरलेस होता है, यानी दिखने में पानी जैसा, और अगर लेबल न हो तो कोई भी आसानी से धोखा खा सकता है। बर्लिना चाहती थी कि किसी को भी शक न हो कि वो बोतल इतनी खतरनाक चीज से भरी है। जब पुलिस ने उसके मोबाइल और कंप्यूटर की जांच की तो उन्होंने देखा कि ये सब पूरी प्लानिंग और सोच विचार के साथ किया गया था। इस एसिड का चुनाव कोई कोइंसिडेंस नहीं था। हमले से पहले के कुछ हफ्तों में बर्लिना ने सल्फ्यूरिक एसिड से जुड़ी 82 बार इंटरनेट सर्च की थी। वो लगातार ऐसे वेबसाइट्स देख रही थी जहां बताया गया था कि सल्फ्यूरिक एसिड से लोगों को कैसे नुकसान हुआ है। उसने एसिड अटैक्स के पुराने केसेस पढ़े, विक्टिम्स को किस तरह की लाइफ टाइम इंजरीज होती है ये भी उसने डिटेल में पढ़ा। उसने जानबूझकर वही एसिड चुना जो सबसे ज्यादा जलाता है ताकि मार्क को तड़पते हुए तकलीफ दी जा सके। बर्लिना के सर्च हिस्ट्री ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि ये हमला कोई अचानक गुस्से में उठाया हुआ कदम नहीं था। और फिर सबसे डरावनी बात यह थी कि जब उसने मार्क पर एसिड फेंका और वो तड़पने लगा तो बर्लिना ने उसे बचाने की कोई कोशिश तक नहीं की, उल्टा चुपचाप बैठी रही जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मार्क चीख रहा था, दर्द से बिलबिला रहा था, उसकी त्वचा जलकर गल रही थी, लेकिन बर्लिना बस देखती रही। एक ऐसा क्रूरता और बेरहमी जो किसी आम इंसान की सोच से परे थी। लेकिन बर्लिना फिर भी बार बार यही कहती रही कि उसने जानबूझकर मार्क को नुकसान नहीं पहुंचाया। बर्लिना ने अपनी सफाई में एक बहुत अजीब और झूठी कहानी गढ़ी। उसने दावा किया कि उस बोतल में पानी था, एसिड नहीं, और यहाँ तक कहा कि मार्क ने ही वो बोतल वहां रखी थी ताकि बर्लिना उसे पी ले और वो खुद उसका शिकार हो जाए। लेकिन पुलिस को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। जांच करते हुए उन्हें इंटरनेट पर बर्लिना के एक सर्च रिजल्ट में एक ऐसा आर्टिकल मिला जिसमें बिल्कुल वैसा ही एक केस लिखा था, जहां एक आरोपी ने एसिड प्लांटिंग का बहाना बनाया था, जैसा बहाना अब बर्लिना बना रही थी। यानी ये साफ था कि बर्लिना ने पहले से तैयारी की थी और वो झूठ भी उसी इंटरनेट के आर्टिकल से उठाया गया था। इधर मार्क की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया, यानी डॉक्टरों ने जानबूझकर उसे बेहोश किया ताकि उसका शरीर थोड़ा आराम पा सके और एसिड के कारण हुए भयानक जख्मों से लड़ सके। साउथ मेड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पूरे 4 महीने आईसीयू में उसकी जान बचाने की कोशिश की और जब मार्क आखिरकार कोमा से बाहर आया तब सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी, इतनी भयानक कि किसी का भी दिल कांप जाए। एसिड ने उसके नर्व सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। न्यूरोपैथी की वजह से उसके मसल्स ने काम करना बंद कर दिया था। वो गर्दन से नीचे पूरी तरह से लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज हो गया था। अब वो सिर्फ अपनी जीभ हिला पा रहा था, बाकी पूरा शरीर बिल्कुल बेकार हो गया था।
तेजाब ने मार्क की बाई टांग में इतनी गहराई तक नुकसान कर दिया था कि डॉक्टर्स के पास उसकी टांग काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि जितना हो सके टांग को बचाया जाए, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा था। आखिरकार घुटने से नीचे की टांग काटनी पड़ी। तेजाब ने उसके चेहरे को भी बुरी तरह जला दिया था। उसकी आंखों की रोशनी काफी हद तक चली गई थी और चेहरा बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका था। जब मार्क ने पहली बार शीशे में अपना चेहरा देखा तो वो अंदर से टूट गया। अपने आप को देखने के बाद वो बहुत दुखी होकर बोला, मुझे अभी मार दो, अगर मैं ऐसा दिखता हूं तो मुझे जिंदा नहीं रहना है। उसके पापा और हॉस्पिटल का स्टाफ पूरा सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद मानसिक तौर पर टूटना बिल्कुल नॉर्मल था। मार्क अब बोल नहीं सकता था, इसलिए एक अल्फाबेट बोर्ड की मदद से बात करता था। वो अपनी जीभ से धीरे धीरे एक एक अक्षर पर इशारा करता था और इस तरह अपनी बात समझाता था। ये तरीका बहुत स्लो और थका देने वाला था, लेकिन अब यही एक तरीका था जिससे वो अपनी बात कह सकता था। मार्क के पापा कीज हर वक्त उसके पास रहते थे। वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह अपने बेटे का मनोबल बढ़ाए, लेकिन मार्क की मानसिक हालत बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। पुलिस ने इस केस की पूरी जांच बहुत सावधानी से की और हर चीज का रिकॉर्ड रखा, लेकिन मार्क की हालत इतनी बुरी थी कि पुलिस ने तय किया कि उसकी कोई भी तस्वीर कभी भी जारी नहीं की जाएगी, मीडिया को भी नहीं। नवंबर 2016 में मार्क को एक केयर होम में शिफ्ट कर दिया गया। ये जगह इंग्लैंड के ग्लोसेस्टर में थी, लेकिन वहां के हालात बेहद खराब थे। उसके पापा कीज जब 1600 किलोमीटर की लंबी ड्राइव करके उसे देखने पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो दिल तोड़ देने वाला था। उनका बेटा अपनी ही मल मूत्र में सना हुआ था और दर्द में चिल्ला रहा था। उस वक्त अपने बेटे की इस हालत को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसी वक्त ठान लिया कि वो अपने बेटे को वहां से निकाल कर ही रहेंगे। दोस्तों की मदद से उन्होंने एक प्राइवेट एम्बुलेंस मैनेज किया और मार्क को बेल्जियम ले गए, ये सोचकर कि वहां उसे बेहतर इलाज और देखभाल मिलेगी। लेकिन अफसोस, बेल्जियम पहुंचने के बाद भी उसकी तकलीफ कम नहीं हुई। तेजाब ने उसके शरीर के अंदर की मेम्ब्रेन्स और हड्डियों तक को जला दिया था। उसके शरीर में जगह जगह छेद हो गए थे जो लगातार बहुत तेज और असहनीय दर्द देते थे। मार्क का हर दिन हर पल जैसे एक नई सजा की तरह बीत रहा था। बेल्जियम के हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ ने पूरी कोशिश की कि मार्क को अच्छा इलाज मिल सके, लेकिन वहां ऐसा कोई खास वार्ड नहीं था जो इतनी भयानक चोटों वाले मरीजों के लिए पूरी तरह से तैयार हो। मार्क के शरीर का हर नर्व जैसे जल रहा था और उसकी हड्डियों में जो छेद हो गए थे वो लगातार ऐसा दर्द दे रहे थे जो किसी को भी तोड़ सकता था। मार्क अब धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा था, जबकि असल में वो थोड़ी रिकवरी कर रहा था, जैसे अब वो थोड़ी बहुत बात कर पाता था। फिर भी वो उदास रहने लगा। एक दिन उसने अपने पापा से इमोशनल होकर पूछा, इस सब का क्या मतलब है अगर मैं सिर्फ दिन भर छत को ही देखता रहूं? जैसे उसकी तकलीफ अभी भी कम थी, उसकी हालत और बिगड़ गई। उसे एक भयानक लंग यानी फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया। इस इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए डॉक्टरों को ट्रेकियोटोमी करनी थी, यानी उसके गले में एक ट्यूब डाली जानी थी जिससे वो सांस ले सके। यह प्रोसीजर उसकी जान बचा सकता था, लेकिन उसकी बड़ी कीमत थी। उसकी आवाज हमेशा के लिए चली जाती। वो छोटी सी चीज जो उसके और उसके पिता के बीच एक कनेक्शन का जरिया थी, अब वो भी छीनने वाली थी। मार्क के लिए ये सब कुछ अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसका पूरा शरीर पहले से ही लकवाग्रस्त था। वो हर वक्त जलन और तेज दर्द में ही जी रहा था और अब डॉक्टरों ने कहा कि उसकी आवाज भी चली जाएगी। ये बात सुनकर मार्क पूरी तरह टूट गया। उसने अपने पापा से कहा कि अब वो और नहीं झेल सकता। उसने अपने पापा और परिवार से बात की और सबकी सहमति से उसने बेल्जियम में वॉलंटरी यूथेनेसिया मतलब खुद की इच्छा से मौत के लिए अपील किया। बेल्जियम में कुछ खास मामलों में कानून यह अनुमति देता है अगर मरीज का दर्द बहुत ज्यादा हो और ठीक होने की कोई उम्मीद न हो। 3 अलग अलग डॉक्टरों की टीम ने मार्क की हालत की जांच की। उन्होंने देखा कि मार्क का दर्द केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। तीनों डॉक्टर इस बात से सहमत हुए कि मार्क का दर्द वाकई में सहने लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट को मंजूरी दे दी। अब मार्क के पास एक ऑप्शन था कि वो अपने दर्द से खुद आजादी पा सके, अपनी मर्जी से, शांति से। 2 जनवरी 2017 को मार्क ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल अपने पिता के साथ बिताए। मरने से पहले उसने अपने पापा से कहा था कि वो उसके पास ही रहे आखिरी सांस तक। शाम 7:15 में डॉक्टरों ने मार्क के दिल में एक कैथेटर यानी एक खास मेडिकल ट्यूब डाला, जिससे उसकी जान शांति से चली गई। उसकी उम्र सिर्फ 29 साल की थी। उसका दर्द, उसकी तकलीफ, सब कुछ उसी पल खत्म हो गया। करीब 3 साल बाद अप्रैल 2018 में बर्लिना वालेस का मुकदमा शुरू हुआ।
उस पर हत्या और मैनस्लॉटर यानी गैर इरादतन हत्या दोनों का आरोप था। लेकिन बर्लिना ने खुद को बेकसूर बताया। उसने कोर्ट में कहा कि उसे लगा था कि वो पानी फेंक रही है, तेजाब नहीं। मगर उसकी ये कहानी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जब कोर्ट में सबूत रखे गए तो सच खुद सामने आने लगा। प्रोसिक्यूशन ने साफ बताया कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि प्लान किया गया था, पूरी तरह से सोचा समझा। उन्होंने साबित किया कि बर्लिना ने अमेज़न से जानबूझकर 98% कंसंट्रेशन वाला सल्फ्यूरिक एसिड मंगाया था। यही नहीं, उसके मोबाइल और लैपटॉप में सैकड़ों एसिड अटैक से जुड़ी वेबसाइट्स और पुराने केस स्टडीज देखे गए। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि बर्लिना का मकसद सिर्फ चोट पहुंचाना नहीं था, वो मार्क को जानबूझकर ऐसा परमानेंटली नुकसान पहुंचाना चाहती थी कि वो पूरी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने लायक ना बचे। उसका चेहरा, उसकी पहचान, सब कुछ बर्बाद करने का इरादा था ताकि कोई दूसरी लड़की दोबारा कभी मार्क को पसंद ना कर सके। गवाहों ने कोर्ट में बर्लिना के बारे में जो बयान दिए वो उसकी कंट्रोलिंग और एब्यूसिव नेचर को उजागर करते थे। कई लोगों ने बताया कि वो अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा हावी रहती थी, हर चीज पर उसका कंट्रोल होना चाहिए था। जलन और मैनिपुलेशन से भरे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की तस्वीर कोर्ट के सामने साफ हो गई। मार्क की मौत ने केस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, क्योंकि हमला होने के कुछ महीने बाद ही उसने दम तोड़ दिया था, वो भी यूथेनेसिया के जरिए। शुरुआत में मार्क बच गया था, लेकिन उसके जख्म इतने भयानक थे कि उसने जिंदगी छोड़ने का फैसला किया। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट को समझाने की कोशिश की कि मार्क की मौत का सीधा कारण बर्लिना की करतूत थी। उसी के एसिड अटैक ने उसकी ये हालत की, इसलिए उन्होंने बर्लिना पर मर्डर का केस चलाया। लेकिन यूथेनेसिया का मुद्दा जुड़ने की वजह से ज्यूरी को यह तय करना था कि क्या सच में सिर्फ बर्लिना की हरकत ही मौत की वजह थी या फिर कुछ और फैक्टर्स भी थे। बर्लिना के वकीलों ने दलील दी कि मार्क ने अपनी मर्जी से अपनी जान ली, इसलिए बर्लिना को उसकी मौत के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब इंसान खुद अपनी मौत का रास्ता चुनता है तो उस पर कानूनन हत्या का केस ठिकाना आसान नहीं होता। आखिर में ज्यूरी इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाई कि बर्लिना की हरकतें मर्डर या मैनस्लॉटर की लीगल डेफिनेशन को पूरा करती है। इसलिए ज्यूरी ने बर्लिना को मर्डर और मैनस्लॉटर दोनों ही आरोपों से बरी कर दिया। यह फैसला सुनकर कोर्ट रूम में बैठे कई लोग हैरान रह गए। इतने भयानक हमले और दर्दनाक मौत के बाद भी आरोपी को सजा नहीं मिली। ये बात बहुतों के लिए हजम करना मुश्किल था। कोर्ट ने भले ही बर्लिना को मर्डर या मैनस्लॉटर का दोषी न माना हो, लेकिन उसे कोरोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट यानी जानबूझकर तेजाब फेंकने के जुर्म में दोषी ठहराया गया, जो एक बहुत गंभीर अपराध है और इसके लिए सजा भी काफी सख्त होती है। जज का टोन बहुत सख्त था। वो चाहते थे कि कोर्ट ये समझे कि ये कोई गुस्से में किया गया अचानक वाला हमला नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। वो लगभग नंगे हालात में था, सिर्फ बॉक्सर पहने हुए, और गहरी नींद में सो रहा था। जब अचानक उसकी नींद खुली तो उसे समझने या बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। बर्लिना ने सीधा उसके चेहरे और शरीर पर तेजाब फेंक दिए। तेजाब सबसे पहले उसके चेहरे पर गिरा, फिर सीने, हाथों और जांघों पर फैल गया। इस एसिड अटैक से उसके चेहरे का 2/3 हिस्सा जल गया। ऊपर का सीना, दोनों हाथ और जांघें बुरी तरह झुलस गई। ये जलन बहुत ही गहरे थे, जिसे डॉक्टर्स फुल थिकनेस बर्न्स कहते हैं, यानी स्किन की सबसे अंदर वाली परत तक तेजाब पहुंच गया था। उसका करीब 25% शरीर सीधा तेजाब से जल गया था। बाद में डॉक्टरों ने स्किन ग्राफ्टिंग की, मतलब दूसरी जगह की त्वचा निकालकर जले हुए हिस्सों पर लगाई। इससे कुल मिलाकर 40% से ज्यादा शरीर तेजाब से प्रभावित हो गया। एक बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने अपने कैरियर में इतना भयानक तेजाब हमला और इतने गंभीर जख्म कभी नहीं देखे। मार्क को 11 महीने तक आईसीयू में रखा गया। इस दौरान कई बार उसकी सर्जरी हुई। उसका बायां पैर इतना जल चुका था कि उसे घुटने के नीचे से काटना पड़ा। तेजाब ने उसकी बाईं आंख की पूरी रोशनी छीन ली और दाईं आंख भी पूरी तरह बच नहीं पाई। डॉक्टरों को मार्क का दर्द कम करने के लिए बहुत ही तेज पेन किलर्स देने पड़े, लेकिन इन दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स थे, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। 4 महीने तक मार्क किसी से ठीक से बातचीत भी नहीं कर पाया। उसके शरीर में जलने के अलावा अंदरूनी हिस्सों को भी बहुत नुकसान हुआ था। आईसीयू में रहने के दौरान उसे बार बार सीने में इन्फेक्शन होता रहा। एक बार तो उसके खून में इतना ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया था कि वो सेप्टिक शॉक में चला गया। उसकी किडनी खराब होने लगी थी। पेट और आंतों में दिक्कत हो गई थी। आंत से खून निकल रहा था। उसका हार्ट रेट और लिवर भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। जब नवंबर 2016 में उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, तब वो गर्दन से नीचे पूरी तरह से लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज हो चुका था। उसके हाथ और पैर हिल भी नहीं सकते थे। अगर वह जिंदा रहता तो उसकी आगे और सर्जरी होती।
और उसे पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहकर जीनी पड़ती। उसे हर समय देखभाल की जरूरत होती। एक डॉक्टर ने कहा कि अब मार्क का चेहरा कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। उसका चेहरा हमेशा के लिए बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ चुका था। उसका चेहरा इतनी बुरी हालत में था कि इसे सबसे खराब तरह की स्कैरिंग यानी जलने और कटने के निशान की कैटेगरी में रखा गया। बर्लिना वालस को कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई, लेकिन जब यह फैसला आया तो लोगों की राय बटी हुई थी। कुछ लोगों को लगा कि चलो उसे सजा तो मिली, यानी कुछ हद तक इंसाफ हुआ, लेकिन मार्क के परिवार और कई दूसरे लोगों को लगा कि यह सजा बहुत कम है। उनका मानना था कि मार्क ने जो कुछ झेला, लगातार दर्द, शरीर का बिगड़ जाना, मानसिक तकलीफ, उसकी तुलना में 12 साल की सजा बहुत कम है। मार्क के परिवार को शांति नहीं मिल पाया, यानी उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि उनके बेटे को पूरा इंसाफ मिला। इसलिए परिवार ने खुलकर सरकार और समाज से मांग की कि एसिड की बिक्री पर और कड़े कानून बनाए जाए और ऐसे हमलों पर और सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई और इंसान इस तरह की हैवानियत का शिकार न बने। इस केस के बाद लोगों के बीच फिर से एक बड़ी बहस शुरू हो गई कि आखिर एसिड को इतनी आसानी से लोग क्यों खरीद सकते हैं। जब एसिड को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसके लिए कानून और सख्त क्यों नहीं है। लोगों ने भी मार्क के परिवार के साथ सरकार से मांग की कि अब एसिड बेचने पर सख्त नियम बनाए जाए और अगर कोई एसिड से हमला करता है तो उसे बहुत कड़ी सजा मिले। 2019 में हुए इस भयानक हमले के बाद लोगों में जागरूकता और गुस्सा इतना बढ़ गया कि सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ा। इसी वजह से 2019 में ऑफेंसिव वेपन्स एक्ट पास किया गया। इस कानून में साफ तौर पर कहा गया कि अब कोई भी कोरोसिव जैसे तेजाब वाले प्रोडक्ट्स कोई भी कम उम्र का व्यक्ति नहीं खरीद सकता। इसके अलावा जो एसिड हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है उसकी होम डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई। बड़ी बड़ी दुकानों और रिटेलर्स ने भी अपने नियम खुद सख्त कर लिए। उन्होंने ये तय किया कि अब एसिड जैसे खतरनाक केमिकल्स की बिक्री पर खुद निगरानी रखेंगे ताकि इस तरह की चीजें गलत हाथों में न जाए। मार्क की मौत के बाद उसके छोटे भाई ने एक क्राउड फंडिंग पेज शुरू किया ताकि लोग उनके पिता की फाइनेंशियली मदद कर सके, जिनकी जिंदगी पूरी तरह से इमोशनल और फाइनेंशियल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी। उन्होंने अपने बेटे की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अब अकेले रह गए थे। उस पेज पर मार्क के छोटे भाई ने अपने पिता की हालत और संघर्ष को बड़े ही इमोशनल तरीके से लिखा। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पापा महीनों तक ब्रिस्टल आते जाते रहे। पैसे बचाने के लिए वो हॉस्पिटल की पार्किंग में अपनी कार में ही सो जाते थे। उन्होंने मार्क की तकलीफों का भी जिक्र किया, कैसे एसिड हमले के बाद वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया था। उसका एक पैर काटना पड़ा था, एक आंख चली गई थी, कान को भी नुकसान हुआ था और सबसे डरावनी बात, उसकी स्किन ग्राफ्टिंग के बाद जो दाग बने थे उनमें इतनी भयानक खुजली होती थी कि मार्क पागल हो जाता था। उस फंड रेजर का मकसद था उनके पिता की जिंदगी दोबारा पटरी पर लाना, क्योंकि अब उन्हें बर्लिना के ट्रायल के लिए फिर से यूके जाना पड़ रहा था और वो भी तब जब उनका सब कुछ पहले ही बिखर चुका था। लोगों ने इसे खूब सपोर्ट किया। करीब 1500 से ज्यादा लोगों ने मदद की और उम्मीद से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया। लेकिन इस पूरे दर्दनाक हादसे की एक दिल दहला देने वाली निशानी आज भी मौजूद है। जिस पड़ोसी के घर मार्क मदद मांगने गया था, उस घर की डोरबेल आज भी जलकर खराब है। उस पर अब भी एसिड के जलने के निशान हैं, जो आज भी पड़ोसियों को उस रात की हैवानियत और चीखों की याद दिलाते हैं। वहां जब कोर्ट ने बर्लिना वालस को गुनहगार ठहराया तो उसे उसी वक्त यूके की जेल भेज दिया गया जहां उसे अपनी सजा काटनी थी। जहां तक बात है कि बर्लिना वालस को किस जेल में भेजा गया, तो इसकी सटीक जानकारी पब्लिक में शेयर नहीं की गई है, क्योंकि कैदियों को कहां रखा जाता है ये सरकार की प्राइवेसी पॉलिसी के तहत सीक्रेट होता है। लेकिन यह तय है कि उसे सजा भुगतनी पड़ी और वो यूके की जेल में बंद है। अब बात करें उसकी रिहाई की, तो बर्लिना को 2027 में पैरोल के लिए अप्लाई करने का मौका मिल सकता है। इसका मतलब है कि वो सजा पूरी होने से पहले रिहा हो सकती है, लेकिन ये कोई पक्का नहीं है, क्योंकि पैरोल तभी मिलेगी जब उसका जेल में व्यवहार अच्छा रहेगा और पैरोल बोर्ड ये मान लेगा कि अब वो समाज के लिए खतरा नहीं है, और ये प्रोसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट है। लेकिन मार्क के पिता कीस को इससे कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने खुलेआम कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बर्लिना रिहा ना हो। उनके मुताबिक जो तकलीफ बर्लिना ने मार्क को दी उसके मुकाबले 12 साल की सजा बहुत कम है। उन्हें लगता है कि ऐसे गुनाहों की सजा और लंबी होनी चाहिए। मैंने इस वीडियो के जरिए कोशिश की है कि मार्क वैन डोंगन की कहानी दुनिया के सामने आए, क्योंकि जो मार्क ने झेला और जिस दर्द को उनके परिवार ने अपनी आंखों से देखा वो ऐसा था जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। आपको क्या लगता है, क्या बर्लिना वालस को और कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी या फिर इस केस में सही मायनों में इंसाफ हुआ है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।